हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप मेरे साथ पढ़िए, वो क्या लिखा हुआ है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। राइट, ABCD 4 क्वांटम नंबर के सेट दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया कौन सा सेट करेक्ट है। बेटा सेट A में अगर आप देखें n की वैल्यू दी हुई है 2, सेट A की बात कर रहा हूँ, L की वैल्यू दी हुई है 1, M की वैल्यू 0। राइट, देखिए जब n इक्वल टू 2 होता है तो L की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होती है। जब n 2 होता है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब 0 और 1 ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हैं फॉर n इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जब n 2 है तो L 1 हो सकता है। जब L 1 है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, L 1 है तो M क्या -1 to +1, यानी -1 0 +1। इसका मतलब -1 0 +1 तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू भी यहाँ लिखी हो वो पॉसिबल वैल्यू है तो वो ठीक है बेटा, गलत नहीं कर सकते। इसका मतलब जो L इक्वल टू 1 है तो M -1 +1 0 इन तीनों में से कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है। M इक्वल टू 0 ठीक है, पॉसिबल है, हो सकती है एक वैल्यू, स्पिन कुछ भी। तो A सेट करेक्ट है। सेट नंबर B में चलते हैं, उसमें लिखा है N3 L2। राइट, बिल्कुल ठीक है। जब N3 है तो L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसका मतलब जब N3 L2 लिखना कोई गलत नहीं है। जब L2 है तो M की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, M की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2। लेकिन आप देखिए सेट B में M की वैल्यू -3 लिखी हुई है तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं बेटा रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए सेट नंबर B में लिखा हुआ है कि L2 L इक्वल टू 2। जब L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू उसने लिखा -3। बेटा L की वैल्यू जब 2 है तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। लेकिन आप देखो इन पॉसिबल वैल्यू में से M की कोई भी वैल्यू -3 नहीं हो सकती, तो B सेट जो है वो इनकरेक्ट है। C सेट की बात करते हैं, जब n इक्वल टू 4 है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ 3 लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ, जब L 3 है तो M की क्या वैल्यू हो सकती है, जब L पर्टिकुलर 3 है तो M -3 से +3 के बीच में जो भी वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू हो सकती हैं। तो L इक्वल टू 3 है तो M की क्या क्या वैल्यू हो सकती है उस केस में, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। जी ये जो वैल्यू बोली इन वैल्यू में से कोई भी वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, तो ये ठीक है। तो स्पिन -1 बिट, इसका मतलब सेट C करेक्ट है। सेट D पे चलते हैं, N4 L3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब L3 है तो M की वैल्यू -3 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। -3 से +3 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है तो वो हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो इसका आंसर बन गया A सेट जो है बेटा पॉसिबल है, C सेट पॉसिबल है, D सेट पॉसिबल है, B सेट पॉसिबल नहीं है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज n इक्वल टू 1 m इक्वल टू -2। राइट, n इक्वल टू 1 सॉरी n इक्वल टू 4, मैं गलत बोल दिया बेटा, n इक्वल टू 4 m इक्वल टू -2। अच्छा, n इक्वल टू 4 अगर बोला तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। राइट, तो पहली ऑप्शन क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन मे बी इन द p ऑर्बिटल, नहीं p मे बी इन द p ऑर्बिटल। ओके, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इज इन द 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो बिल्कुल ठीक है बी, क्योंकि n इक्वल टू 4 है तो बी तो ओके है। अब सी ऑप्शन में चलते हैं, द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। अच्छा, तो इसमें भी डाउट है, द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू -1, मस्ट नहीं है, वो +1/2 भी हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन एक तो बन रही है वो बेटा आपकी बी बन रही है। राइट, अब चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। ये जो इस क्वेश्चन में ना मैं आपको पर्टिकुलरली कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं रिगार्डिंग
कि -2 है तो वो कौन सा होगा, वो एक चार्ट दूंगा, उससे आपको ना ये ए और सी के रिगार्डिंग कुछ और एक्यूरेसी मिलेगी जो अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन नंबर 16 पे अब मैं चल रहा हूँ। लिखा द 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका एटॉमिक नंबर 29 होती है, आउटर कन्फिगरेशन 4s1 3d10, तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया 4s1। अब 4s1 है तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में क्योंकि s में है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेचुरली सी बात है -0 to +0 यानी कि 0 होगी, स्पिन कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ N4L0M0, मेरे अकॉर्डिंगली इसका सेट जो है A बन जाएगा, N4L0M0, ठीक है बेटा, और कोई सेट पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर A हो गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैल्शियम, द एनर्जी ऑफ 4s सबशेल इज लेस देन द 3d। भैया 4s सबशेल की एनर्जी 3d से तो हमेशा कम ही होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स अपना केसेस में या किसी भी केस में। आप रूल को हमने डिस्कस किया ना बेटा, तो 4s सबशेल की एनर्जी कैल्शियम के लिए नहीं किसी के लिए भी 4s की एनर्जी कम ही होगी, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। बी स्टेटमेंट क्या लिखा है 4s इज मोर, ये गलत है, राइट। तो इस सी ऑप्शन में क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोबाल्ट 27 होता है, तो ये उसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, उसका जनरल होता है 4s2 3d7 होता है, 4s2 3d7 होता है, तो सी भी गलत है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर 3d9 4s2 नहीं, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था ना कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शनल चेंजेस आते हैं, राइट, और वो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में। तो Z कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की जो होती है वो 4s1 3d10 होती है, तो ये भी इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि होना चाहिए 4s1 3d10 है कितना 4s2 3d9, ये गलत है। सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि होना चाहिए 4s2 3d7, लेकिन ये लिखा है 3d8 4s1। कोबाल्ट में ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट नहीं होता, और ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ऑबर रूल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which of the following statement in relation to hydrogen is correct? बेटा मैंने आपको शायद पहले भी एक लेक्चर में बताया होगा कि 3s 3p 3d जो सब शेल्स होते हैं, या 4s 4pd 4p 4d 4f, यानी कि एक शेल के जो अलग अलग सब शेल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी का ग्रेडेशन होता है, पर वो तब होता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। अगर कोई एक एटम है या आयन है, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एटम है या आयन है जिसमें नेट इलेक्ट्रॉन एक ही है, 1 है, नेट इलेक्ट्रॉन एक ही है, यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हम बोल सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है गिवन शेल के जो अलग अलग सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, यानी कि यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए 3s 3p 3d बराबर होता है, 4s 4p 4d 4f आपस में एनर्जी उनकी बराबर होती है यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए। हाइड्रोजन भी यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो उसका मतलब बराबर होगी। इस नॉलेज के साथ ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा है 3s इज लोअर इन एनर्जी देन द 4p, ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ पर वो लेवल शेल ही अलग हो गए ना बेटा, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट बी में लिखा है 3p ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन 3d, नहीं ये गलत हो गया, 3p और 3d की एनर्जी बराबर होगी। अभी मैंने बोला ना एक गिवन शेल के जो अलग अलग सब शेल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। सी ऑप्शन में लिखा 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर ऑफ लोअर एनर्जी देन, ये गलत है क्योंकि 3s 3p 3d सबकी बराबर है यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। डी ऑप्शन में लिखा 3s 3p 3d ऑर्बिटल आर ऑल ऑफ सेम एनर्जी, यस इट इज करेक्ट, तो इसका आंसर ए भी बनेगा और डी भी बनेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बात नहीं की, तो भी इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब जो गलत है, जो हो नहीं सकता। सेट ए n3l2, जब n3l2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है। जब l2 है तो m की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ -2 से +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो m की वैल्यू 2 हो सकती है।
बी सेट n इक्वल टू 4 है तो l 0 हो सकता है, हाँ बेटा 0 हो सकता है, क्योंकि जब n 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 3, चारों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 0 भी एक वैल्यू पॉसिबल है। जब l 0 है तो m 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेट c n 3 है तो l 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। जब l 2 है तो m की वैल्यू -3 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। l की वैल्यू जब 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 के बीच में -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यू में से कोई वैल्यू हो सकती है। -3 उनमें से कोई वैल्यू में मैच नहीं करता, तो सी सेट जो है इम्पॉसिबल सेट हुआ। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21, एफ सबशेल कंटेन कितने बेटा, 7 ऑर्बिटल होंगे। एफ सबशेल में कितने होते हैं, एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैंने आपको किया था ना, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मैंने पढ़ाया था क्वांटम नंबर में। जब 0 है तो एस सबशेल है, 1 है तो पी सबशेल है, 2 है तो डी सबशेल है, 3 है तो एफ सबशेल है। तो इसका मतलब एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 होगी। जब एल की वैल्यू 3 है तो एम की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, -3 टू +3, इसका मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2, 7 वैल्यूज, 7 वैल्यू, जितनी वैल्यूज उतने ऑर्बिटल। तो एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, 7 ऑर्बिटल होंगे। इसका मतलब इसका आंसर बेटा डी हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू n+1 रूल आफ्टर कंप्लीटिंग np सबशेल NP सबशेल द इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू, जो NP सबशेल फिल हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है। तो बेटा NP, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, 3s फिल कर दिया, 3p फिल कर दिया। जब आपने 3p सबशेल फिल कर दिया, 3p के बाद आप रूल के अकॉर्डिंगली क्या कौन आता है, 3d पहले आता है या 4s पहले आता है। आपने सीखा होगा कि पहले 4s फिल होगा फिर 3d फिल होगा, क्योंकि 4s चाहे वो नेक्स्ट शेल का है लेकिन उसका n+l की वैल्यू कम होती है 3d से, राइट। तो पहले 4s फिल होता है फिर 3d फिल होता है। इसका मतलब 3p के बाद कौन फिल होता है, नेक्स्ट हायर शेल का s सबशेल फिल होता है, यानी कि 4s फिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ आफ्टर फिलिंग NP नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n+1, n+1 का मतलब जो गिवन शेल है उसके नेक्स्ट शेल के s सबशेल में जाएगा। तो इसका आंसर बेटा बी हुआ। 23rd क्वेश्चन में लिखा है फॉर 4p सबशेल। अब 4p है तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो n की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि p सबशेल है तो l की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 हो गई। अच्छा l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसका फिर सेट क्या बना, क्या लिखा, फॉर 4p सबशेल द क्वांटम नंबर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी n = 4 l = 0। l = 0 गलत है, जब p आ गया तो l = 1 होगा, तो ये गलत, ये सेट हो गया। ये मेरे को लगता है इनकम्प्लीट दिया हुआ है, कुछ मिसप्रिंटिंग है, पर एनी हाउ अगर हम इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से करते तो n = 4 होता, l = 1 होता, तो m की वैल्यू क्या होती बेटा, कोई एक वैल्यू, या तो वो वैल्यू -1 होती तब भी ठीक था, या वो 0 होती तब भी ठीक था, या वो +1 होती। इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू अगर हो 4p के लिए तो वो चलेगा, वो ठीक वैल्यू, पर एक वैल्यू कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए, या आइदर दिस और दिस, इन तीनों में से कोई वैल्यू होती। तो बाकी ये कुछ करेक्शन करने वाली है, ऑप्शंस जो है अच्छी तरह से मेंशन नहीं की गई। अगले क्वेश्चन 24 पे बात करते हैं। द क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे बेटा, लास्ट लेक्चर अभी हमने जो शेप ऑफ ऑर्बिटल पे कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने किया कि जब s सबशेल होता है तो स्फेरिकल होता है, p सबशेल जो p ऑर्बिटल होता है, सॉरी जो p सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, वो किस शेप के होते हैं बेटा, डम्बल शेप के होते हैं। तो s की बात, s रिलेटेड टू द विच शेप, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल रिलेटेड टू विच
डम्बल शेप। तो ये जो S और P की जो एंट्री है, इंट्रोडक्शन है, वो कौन सा क्वांटम नंबर हमको बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो बिकॉज ऑफ दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डोनेट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम दैट emit maximum energy, बेटा इसके लिए क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इसको ना थोड़ा न्यूमेरिकल की सेंस में लीजिए और खुद ट्राई कीजिए। आपने करना क्या है, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा होता है, राइट, HC बाई लैम्डा होता है। डेल्टा E इक्वल टू HC इंटू 1 बाई लैम्डा, HC इंटू 1 बाई लैम्डा की जगह मैं लिख रहा हूँ आर जेड स्केयर 1 बाई N1 स्केयर माइनस 1 बाई N2 स्केयर, राइट है बेटा। तो अब आप क्या कीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 25। तो अभी क्या है, आप और जैसे ऑप्शन नंबर ए पुट करें, राइट, ए पुट करें, तो वहां क्या आ रहा है, N3 से N2, N3 से N2 का मतलब ये हुआ कि थर्ड शेल से सेकंड शेल, थर्ड शेल से सेकंड शेल, तो बाकी फैक्टर तो चलो कॉमन ही है वो तो, राइट। तो जो ऑप्शन ए में आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा नोट कर लो, N3 थर्ड शेल से सेकंड शेल पे, थर्ड शेल पे सेकंड शेल का मतलब ये हुआ, मैं अभी पहले ही ऑप्शन की फोकस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब N2 की वैल्यू 3 हो गई, और कहाँ पर आना है, सेकंड शेल में आना है, तो ये सेकंड होगी। ये आप पुट करेंगे ऑप्शन ए के लिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी पे जाना, तो कहाँ से आ रहा है, 4 से 3 पे आ रहा है, 4 से 3, तो हायर एनर्जी शेल, तो N2 रिडबर्ग क्वेश्चन में क्या होता है, हायर एनर्जी शेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, N1 क्या होता है, जहाँ पर आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो है यहाँ पर N2 की वैल्यू बेटा 4 पुट करेंगे, और कहाँ पर आना है, 3 पर पुट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वैल्यू को कंपेयर करो बेटा, राइट, एंड यू विल गेट द आंसर कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किस केस में अमिट हो रही है, डेल्टा ई की वैल्यू किस केस में आ रही है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप खुद भी ट्राई करेंगे इसके बारे में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26, श्रोडिंगर इक्वेशन, बेटा इसको आप खुद चेक कीजिएगा। लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया आपका, उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात की, और मैंने कहा था आपको कि एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछना चाहता है, ज़्यादा नहीं पूछना चाहता, आपको एक्सप्रेशन क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कौन सी इक्वेशन श्रोडिंगर रिप्रेजेंट कर रही है। तो यू डू वन थिंग, खुद ब खुद उसको आप चेक कीजिए कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्टली श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ probability and intensity, energy and velocity, position and momentum। तो position and momentum की बात करता है ना, कि accurate position नहीं पता कर सकते, accurate momentum नहीं पता कर सकते, हिजनबर्ग तो आपने अच्छे से किया होगा। तो 27 का आंसर बेटा डी हो गया। चलते 28 में, in Bohr's orbit what is the ratio of total kinetic energy to that of the total energy of electron। अब इसके लिए क्या बेटा, मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, एक आपके साथ टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, रिलेशन किया था, आपको याद होगा। टोटली आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं बनेंगे, आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आप बनेंगे, ठीक है। तो जब हमारे एक्सप्रेशन आए थे, तो मैंने फिर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, वो मैंने कुछ कराया था। मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद चेक कीजिए क्या था। टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, इक्वल टू कभी 2 आ रहा था, -2 आ रहा था, कभी -1 आ रहा था, वो आप खुद देखिए बेटा इसके ऊपर, राइट। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप एक बार एक्सप्रेशन को खुद देखें अगर आपको इस समय याद नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको याद होगा, हमारे पास आया था काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन जो आया था वो -1 का आया था, पर फिर भी आप अच्छी तरह से वहाँ से पूरे फार्मूले देख लीजिएगा। -1
जहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जितनी उसके अंदर टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी ही होगी, लेकिन साइन उसका चेंज होगा, वो हमने प्रूव किया था वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो एज फार एज दिस क्वेश्चन कंसर्न, उसका आंसर ए होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो फार्मूले को अच्छी तरह से आप जो है वो पिक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट हैव द एंगुलर नोड, एंगुलर नोड जिसमें एंगुलर नोड नहीं होते। बेटा एंगुलर नोड नोडल प्लेन को बोलते हैं, नोडल प्लेन को बोलते हैं। तो लास्ट क्लास अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड कर लिया तो आप नोडल प्लेन की बात कर चुके हैं। अभी देखिए जो पीस ऑर्बिटल होता है, पी, चाहे वो पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, किसी भी पी ऑर्बिटल के लिए, चाहे वो 3p का हो, चाहे 4p का हो, चाहे वो पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड हो, क्योंकि पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, एल इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्योंकि एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ऑर्बिटल। वैसे भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि अगर पी एक्स है इस प्लेन में है तो इस प्लेन में उसका नोडल प्लेन होगा, कि एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। तो पी एक्स, ऑप्शन ए पी एक्स नोडल प्लेन होता है, पी जेड नोडल प्लेन होता है। एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता, एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता, डी जेड स्क्वायर में भी नोडल प्लेन नहीं होता, राइट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी एंड डी, राइट। डी जेड स्क्वायर के बारे में मेरी अभी डिस्कशन पेंडिंग है, वो पूरा मैं आपको अगली क्लास में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के बारे में मैंने आपको कुछ बात नहीं की कि डी जेड स्क्वायर है क्या चीज़ है। डी ऑर्बिटल की अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो, उसमें मैं आप बात करूंगा। अभी आप डी जेड स्क्वायर को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। अभी आप एज फार एज दिस पॉइंट ऑफ जो है आपकी नॉलेज है उस पर आप सिर्फ एस और पी के ऊपर फोकस कीजिए। आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है हर डायरेक्शन में सेम होती है, चाहे इधर से आप देखो चाहे उधर से देखो, आपको किधर से भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा रीजन नहीं मिलेगा जिससे आप देखेंगे इस प्लेन से एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो इसका आंसर फिलहाल डी जेड को छोड़ दें, क्योंकि अभी आप उसको बारे कुछ नहीं जानते, तो इसका आंसर डी अभी मान के चलते हैं। हाँ, तो उसके बाद 30th क्वेश्चन लिखा है, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, राइट। बेटा ये क्वेश्चन भी जो है इसमें आपने सुबह भी मैंने कराया था, रेडियस ऑफ nth शेल इक्वल टू 0.0529 और n स्क्वायर बाय z था, राइट। तो अब हमने क्या करना है, दोनों रेडियस को इक्वेट करना है। हमने देखना है कि किसमें जैसे क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की पहले बात कर लेते हैं। ये फैक्टर तो 0.0529 हाइड्रोजन एटम, तो उसका n तो 1 होगा, z 1 उसका एटॉमिक नंबर, राइट। तो 1 by 1 करके हमको मैच करना होगा कि किसमें जो वो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है। तो 0.0529, अच्छा तो यहाँ पर है अपने पास n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z। अब हम देखते हैं कि किसमें वो जो है वो कट जाएगा, मतलब 1 आ जाए, जिसमें ये 1 आ गया, क्योंकि इधर भी 1 लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी, इसका मतलब पूरा हो जाएगा। लेट मी सी, n स्क्वायर बाय z। अगर मैं ऑप्शन ए पे चलता हूँ, लेट ऑप्शन ए पे चलता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, सेकेंड शेल दिया हो ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया, n स्क्वायर है ना, तो z2 तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विद दिस साइड इक्वल टू दिस साइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। 2 का बी ऑप्शन पे चलते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो n2 का स्क्वायर 4 और लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है ये अपना 3 होता है, तो ये भी मैच नहीं करेगा, इसके बराबर नहीं आ रहा। हाँ, सी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर है 3 का स्क्वायर 9 और z कितना है बेटा 3, तो ये भी बराबर नहीं होगा, मतलब यहाँ 1 आना चाहिए किसी तरीके से। डी ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ब्रिलियम
ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन, अपना ब्रिलियम एटॉमिक नंबर आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, तो यार 2 का स्क्वायर, ब्रिलियम का 4, तो यहाँ पर अगर एन का स्क्वायर पुट करता हूँ 4 और ये उसका जेड भी ब्रिलियम का 4, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 से 4 कट गया, राइट। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो डी होगा। तो मैंने बेटा इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने कहा द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो यानी कि दोनों के रेडियस को बराबर करना है। तो इस तरफ मैंने हाइड्रोजन का ले लिया 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, तो फर्स्ट ऑर्बिट था एन का वैल्यू 1 पुट कर दी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता तो जेड 1 पुट कर दिया। तो मेरे को देखना है किस केस में एन और जेड मैं पुट करूं अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग पुट करूं तो ये साइड और ये साइड बराबर आ जाए। ऑप्शन नंबर डी को मैंने क्यों किया, क्योंकि एन इक्वल 2 दिया हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 से 4 कट गया, ये साइड दोनों बराबर होगी, तो 30th का आंसर जो हो गया बेटा डी हो गया। थैंक यू।